अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले अहम खबर और अच्छी खबर, पाकिस्तान के सपूत अरशद नदीम ने 50 साल बाद पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में फिर एक गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की है। वो पहले ओलंपिक्स चैम्पियन भी थे, वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पहला पाकिस्तान का गोल्ड मेडल था वो एथलेटिक्स में, और अब उन्होंने 50 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बहुत अच्छी खबर है। और वहाँ भी उन्होंने इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान के इस एथलीट ने वहाँ इंडियन एथलीट को हराया है जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, और पाकिस्तान के एक और एथलीट यासिर सुल्तान ने इसमें 8वें नंबर की पोजीशन ली है और इसमें 12 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। तो ये अच्छी खबर है और अहम खबर है आज की। और अब आज के प्रोग्राम का तारुफ, सबसे पहले हमारे आज की टॉप स्टोरी, आखिर भारत मान गया। किस बात पर माना कि हमारे तैयारे गिरे हैं। बहुत शोर मचा, बहुत दिन गुजर गए, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ दोनों तरफ से, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए डिजिटल मीडिया के ज़रिए, डिफेंस एनालिस्ट के ज़रिए, लेकिन आखिरकार आज भारत मान गया। और उनके डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने ये बात सिंगापुर में मानी है। उन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग दोनों को इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन कहते हैं जितने भी गिरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, असल बात ये क्यों गिरे। तो अब वो ट्विस्ट दे रहे हैं, वो इस बात को स्पिन कर रहे हैं, फैक्ट्स को, इस पे भी आ जाएंगे कि कितने गिरे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो कुछ यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ, हमारे साथ होंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा हिंदुत्व तअस्सुब सिर्फ साउथ एशिया के लिए ख़तरा नहीं, अब तो ये दुनिया के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है। जो इस्लामोफोबिया दुनिया में एक फैला हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़, उनकी तवज्जो इस हिंदुत्व तअस्सुब पे शायद अभी तक नहीं पड़ी, और जिसकी वजह यह है कि वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में और कई ममालिक में। और इसके बाद पाकिस्तान पर जिस तरह उसने हमला किया और अपनी पॉपुलेशन को जिस तरफ ले जा चुका है, जिस इंतहा पसंदी की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी और उनके मोदी साहब, और उसके बाद जो दूसरी उनकी टॉप की लीडरशिप है वो इंडिया की, उन्होंने पूरी आबादी को एक उन्होंने रेडिकलाइज कर दिया है। दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ ना वहाँ पे सिखों के लिए अमन है, ना मुसलमानों के लिए अमन है, ना ही जो कम ज़ात के हिंदू हैं उनके लिए। इस पर हम बात करेंगे कि इससे दुनिया को कैसे निपटना चाहिए। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नजम जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, बॉस्टन से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा भारतीय हुकूमत तनकीद की जद में अब भारत के अंदर भी आ रही है, लेकिन वो आवाज़ें कितनी मजबूत हैं और कितनी कमज़ोर, इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। टॉप स्टोरी से हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अब्सार साहब, थैंक यू। मैं आपको भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल, उन्होंने सिंगापुर में शिंगरीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम में उन्होंने शिरकत की और वहाँ पे उन्होंने एतराफ़ किया है कि हाँ तैयारे गिरे हैं। रॉयटर्स को भी एतराफ़ किया है और ब्लूमबर्ग के साथ भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने एतराफ़ किया। जब उनसे पूछा गया कितने तैयारे, तो उन्होंने कहा ये तो कोई अहम बात नहीं है, असल बात यह है कि क्यों गिरे हैं हमारे तैयारे, और हमने फिर उस पर काबू पा लिया। और लेकिन जब उन्होंने दूसरी दफ़ा रॉयटर को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम नहीं हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये बात मुतजाद है उस बात के जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद ने कल कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया है, लेकिन जो अनिल चौहान है वो फरमा रहे हैं कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस में हम दोनों अतराफ़ की अफवाज बहुत जिम्मेदार हैं और न्यू नॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, वो रहेगा। मतलब अपना वो गोड़ा ऊपर ही अभी रख रहे हैं। न्यू नॉर्म्स का मतलब है कि वो जब चाहेंगे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर इंडिया में वो पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ये न्यू नॉर्म है। तो हमारा न्यू नॉर्म का जवाब फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्सार साहब। देखिए बिल्कुल ये अलार्मिंग कन्फेशंस हैं भारत की तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जो CDS उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अनिल चौहान साहब ने शिंगरीला डायलॉग के ऊपर सिंगापुर में जो उन्होंने एतराफ़ किया, ना सिर्फ उन्होंने रॉयटर्स को बल्कि उसके अलावा भी जो तमाम तर चीज़ें बयान की हैं वो मैं तो समझता हूँ कि एटलीस्ट मेरी नज़र में मुकाबले सताइश हैं। और उसकी वजह यह है कि फाइनली देखें झूठ के पाँव नहीं होते और सच छुप नहीं सकता।
और सच आखिर कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। और यहाँ पे भी सच बाहर आया। जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, बिल्कुल पूरी दुनिया ने उसको माना और भारत मानने से इनकारी था, और फाइनली उन्होंने खुद ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो इसकी जो मंतक वो बयान करते हैं वो ये बताते हैं कि ये ना पूछें कि कितने आदमी थे, ये बताएं कि कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे। अब यहाँ पे वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनसे गलतियाँ कहाँ पे हुई। गलतियाँ तो देखें ना, अब उनकी जो डिफेंस है, गलतियाँ तो उसमें हैं, चाहे वो नेवल हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे उनकी ऑन ग्राउंड आर्मी हो। ये तमाम तर बातें तो आपके सामने हैं कि वो उस कॉम्बैट में, एरियल कॉम्बैट में हमारा मुकाबला नहीं कर सके। हमारा जो स्किल है, जो ट्रेनिंग है, जो हमें उजूर हासिल है हमारी एयरफोर्स को, कि खामियां उनमें भी हैं, खामियां हमारे यहाँ भी जाहिर हुई हैं। हमें अपनी खामियों को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। हमारे तो टाइमलाइन पे कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो और ये बड़ा मसला, और इंडिया में बड़ी तनकीद हो रही है मोदी हुकूमत पे, ये सारे जो मसाइल वो सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि वो उनका तो कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ ये जो न्यू नॉर्म्स की बात की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने, इस पर मैं आपका जवाब मुझे नहीं मिला कि अगर न्यू नॉर्म्स यही है जो उनका है, जो उन्होंने कह दिया, बार बार कह रहे हैं, मोदी भी कह रहा है, अब अनिल चौहान भी ये कह रहे हैं, वो अमित शाह भी यही कह रहा है, राजनाथ सिंह भी यही कह रहा है, तो हमारा जवाब क्या है? देखें अफसार साहब, हमने जवाब तो दिया। हमने बेतहाशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया ने उसको लाके तहसीन भी कहा। उसके अलावा हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है अंडर इंटरनेशनल लॉ, उसको एक्सरसाइज करते हुए यूएन चार्टर के अंडर जो आर्टिकल 51 है उसको बरूए कार लाते हुए हमने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी नज़र में जो मैं इसको देखता हूँ, ये नॉच अप था। ये जो क्विड प्रो को प्लस एक जवाब गया है भारत को, उससे भारत के जो है वो आसान खता हो चुके हैं। ना सिर्फ एरियल कॉम्बैट के ऊपर बल्कि ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें, ये जो पूरा एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से हट के जो तमाम तर, जिस तरह साइबर वॉरफेयर भी कह लें, दीगर चीज़ें भी कह लें, पाकिस्तान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो वाकईतन जो है वो भारत ने और भारतीय लोगों ने, भारत की आर्म फोर्सेस ने वो रिकग्नाइज की है और रियलाइज की है, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया ने की है। ये जो आपने सवाल पूछा और आपने कहा कि ये न्यू नॉर्म टू सर्टेन एक्सटेंट, ये अपनी एलिगेशंस के ऊपर, अपने शक के ऊपर, अगर ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का हमला करने की कोशिश करेंगे, तो उसको उस लेवल से एक हाथ आगे जाके जवाब दिया जाएगा। और यही हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और अभी हमारा जो वफ्द जाएगा वो यही बयान करेगा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो न्यू नॉर्म एक परपेचुअली तमाम चीजों को भारत चलाना चाह रहा है, और नया एक आप कह रहे हैं कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट वर्ल्ड ऑर्डर, जी, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट करना चाह रहा है, या जो एक न्यू वेज ऑफ, आप कह रहे हैं, ठीक है जी, वॉरफेयर करना जी। मैं जरा सवाल कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप एक हाथ आगे जाके जवाब देंगे, ठीक है। अब आप लिखें अनिल चौहान साहब का अगर आप बयान सुने, जो आप भी सुने, अभी मैं आपको सुनाता हूँ, उसमें उन्होंने कहा हमारी जो मसाइल थे वो हमने हल कर लिए। तो इसके बाद कल राजनाथ सिंह का बयान आया कि हम अब हमारी नेवी लीड करेगी। इधर एयरफोर्स वाले भी उन्होंने मसाइल हल कर लिए, नेवी लीड करेगी। अब आपने सुना उन्होंने कहा कि वाई दोज इश्यूज वर इंपॉर्टेंट, और उन्होंने कहा कि हमने इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने उनको ठीक कर लिया है, और फिर हमने दोबारा टारगेट किया, पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को अटैक किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे दुनिया में आप लोग भिजवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तो बड़ी तैयारी है, पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है और कह रही है कि इंडिया के विज़ा वी इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री को एक एज हो गया। डोमिनेंस का लफ्ज़ अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत सॉलिड पावर है। ये बात लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और पाकिस्तान के सिविलियन इदारों के बारे में दुनिया नहीं मान रही। क्या करेंगे आप? क्या आपकी हुकूमत की स्ट्रेटजी है? देखें, एक जो CDS की जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात है, वो ये इस बात पे तो नहीं आ रहे कि 6 थे, 7 थे, 5 थे, वो नंबर पे नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमारी खामियां थी, हमारी गलतियां थी। जाहिर बात है, कभी भी आपको कोई हार, जब आप हार, व्हेन यू फेस्ड विद अ डिफीट, आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन की है, और भारत इंट्रोस्पेक्शन अभी भी ऑनगोइंग है
कि हम किस तरह जो है अब इतना हम बोस्ट करते थे अपनी मिलिट्री के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपनी हेजेमनी जो वो अपने तय कायम करने की कोशिश पूरे इस खित्ते में, जिसको इतना वो बोस्ट करके बताते थे पूरी दुनिया में। और अगर जब उनको शिकस्त हुई तो जाहिर बात है कि उनको अफसरदा तो वो हैं ही हैं, लेकिन उसकी इंट्रोस्पेक्शन में या उसके जो खदो खाल हैं वो देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि उनको इस शर्मिंदगी का और इस डिफीट का सामना करना पड़ा। जहां पे आपने इकोनॉमी की बात की तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप देखें, भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड की अगर बात है तो आईफोन्स वहां पे नहीं बनने जा रहे। वो एक बयान सदर ट्रंप अमेरिका जो हैं उनका आ चुका है। इसी तरह जो ट्रेड की बात है, जिस तरह शायद भारत ने समझा कि हमारा तो इतना ज़्यादा क्लोज एक रिलेशन है अमेरिका के साथ, तो हम शायद प्रेफरेंशियल ट्रेड की उसमें चले जाएंगे। इस तमाम तर हैपनिंग के बाद, इवेंचुअलिटी के बाद, ये मैं समझता हूं कि अब ट्रेड के हवाले से भी जिस तरह कल सदर ट्रंप ने जिक्र किया कि, और वो रीट्रेड कर रहे हैं बार बार इस चीज़ को कि ट्रेड, और कल उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान के वफ्द के बारे में कि हमें पाकिस्तान के वफ्द का इंतजार है, पाकिस्तान का वफ्द आ रहा है, और हमने दोनों ममालिक को कहा है कि ट्रेड, नो वॉर बट ट्रेड। तो ट्रेड के ऊपर, जो तजारत के ऊपर बात होगी, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज नाउ एक्चुअली गोइंग टू एक्सीड इंडिया इन दिस रेस ऑफ ट्रेड। तो जो ट्रेड की रेस होगी, पाकिस्तान भारत से आगे निकलेगा। साहब एक मिनट रुकिएगा। 300 अरब डॉलर की ट्रेड है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, और उसको वो 2030 तक ले जाना चाहते हैं 500 अरब डॉलर तक। हमारी कितनी है? मतलब ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मईशत को बेहतर करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। मैं सर कंपैरिजन कर रहा हूं ना, मेरी अर्ज सुन ले। सिर्फ सिविलियन इदारे कोई भी अपना काम तरीके से नहीं कर रहा, या ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कहीं किसी बिल्डिंग में, कहीं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, वो डूबा हुआ है इन ज़मीनों के मसाइल के या बिल्डिंग्स के मसाइल के। तो इतना तो हमसे हो नहीं सका कि हम ये इन्वेस्टर का कोई कॉन्फिडेंस ही बहाल कर दें। तो कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट और कहां से बढ़ेंगी एक्सपोर्ट्स? देखें, मैं गुजारिश कर दूं अफसार साहब इस तमाम तर मामले के ऊपर, अगर आप देखें तो टैक्स के हवाले से या जनरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके हवाले से, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं उनके रिफॉर्म्स के हवाले से अभी हमने इतना काम किया। FBI को मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें तो हमने FBI के अंदर इतने ज्यादा रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो स्टे ऑर्डर माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप लाए होंगे बड़े ट्रेडर्स, आप अभी 23 अरब और 24 अरब अलग से रिफॉर्म्स, जी बिल्कुल लाए होंगे आप रिफॉर्म्स। बहुत बढ़ गया टैक्स कलेक्शन भी, मान लिया, लेकिन तनख्वाहदार तबके की गर्दन मरोड़ के, निचोड़ के, अच्छी तरह से आखिरी कतरे हमारे निकाल के तब बढ़ा है। और दूसरी, और जो अभी भी शॉर्टफॉल जितनी आ रही है सालाना टैक्स रेवेन्यू में, वो मतलब उसको हाईएस्ट है। तो क्या क्या हुआ है? FBI ने क्या, आप मुझे बताएं, कितनों को ले आए? जितनों को आपने ताजिर को लाना था और नए टैक्स पेयर्स को लाना था, कितने ले आए आप? जी देखें, शॉर्टफॉल अभी भी परसिस्ट कर रहा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन वो जो गैप है वो रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है। इस चीज को कम से कम आप माने कि टैक्स कलेक्शन एट ऑल टाइम्स हाई इस दौरे हुकूमत में हुई है। आपने जो बात की सैलरीड क्लास के ऊपर, हम आइंदा आने वाले बजट में, जो अभी बजट हम इस माह पेश करेंगे, जाहिर बात है उसमें हमने जो बैक एंड फोर्थ डिस्कशन रही हैं, और मैं वक्त से पहले कुछ इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेशन की मद में, वो हमने काफ़ी कोशिश की है कि उसको रिलीफ की तरफ लेके जाया जाए और उनको रिलीफ फराहम किया जाए। पिछले साल भी हमने यही सुना था, और उसका नतीजा ये निकला कि मजीद टैक्स लग गया सैलरीड क्लास पे। इस दफ़ा भी यही तो नहीं होगा? नहीं, आप जो अच्छे अवाम दोस्त बजट टू सर्टेन एक्सटेंट मैं कहूँगा, क्योंकि आप एक IMF के प्रोग्राम में, देखिए ये नेशन की विल होती है। हम जितना मर्जी जो है रिफॉर्म्स कर लें, जब तक ये कौम इकट्ठी नहीं होगी टैक्स अदा करने के लिए, तो आप जोर जबरदस्ती ले लेंगे, टैक्स निकाल लेंगे, टैक्सेशन आप कर लेंगे, लेकिन हमें बस ये कौम भी इस चीज को रियलाइज करनी चाहिए, वी हैव टू पे आवर टैक्सेस। आपके अच्छे अल्फाज का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये अल्फाज मेरे दिल पे असर नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ यहाँ क्लब्स हैं इतने बड़े बड़े, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, उनके मेंबर्स हैं, इतने 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, वहाँ लोग रहते हैं, जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं।
आप अभी तक, और इतने ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे उनके पास? ये कितना मुश्किल काम है ये सब चीज़ें जानना, इसका डेटा नहीं है। आप लोग क्यों नहीं लगाते? सर मुश्किल काम नहीं है, डेटा है बिल्कुल, आपके टैक्सेशन नंबर के साथ आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका आईडी कार्ड, रहन सहन देखें, लैंड क्रूजर देखें कितनी है इस मुल्क में, बड़ी गाड़ियां कितनी हैं, उन सब का डेटा आपके पास है, उन पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। मेरी तनख्वाह में से आप फिर कहते हैं जी 35% 45% दे दो, क्योंकि मैं तो, मेरी गर्दन आपके हाथ में है। देखें अभी हमने वो जो दायरा है ना, उस दायरे, वो जो उस पूरे दायरे को वसी भी किया है टैक्स नेट को, लेकिन उसके साथ साथ उनके गिर जो घेरा है वो तंग किया है। जो इस तरह के जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो मैं अभी मैंने बताई हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते, लेकिन यकीन जाने आपने वो उन तमाम टॉप ने देखें, उन तमाम के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो टैक्स एवेजन कर रही। सर मैं आपको दो केसेस की एग्जांपल देता हूं। एक केस तो आपके सामने, जिसकी वजीर आजम साहब ने भी तारीफ भी की और वो आपके सामने पेश भी किया, 23 अरब रुपया जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा था, और अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट में 24 अरब रुपया जो है वो रिकवर हुआ, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करता है, किसी का जाती पैसा नहीं है। वो पाकिस्तान को टैक्स की मद में पैसे आने थे, वो स्टे ऑर्डर्स वहां पे उसी टाइम रिलीज हुए, और उसके साथ साथ हमने ऑल्टरनेटिव जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो एफपीआर के अंदर हमने लेके आए हैं ताकि केसेस का जल्दी फैसला हो। बैरिस्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं तारीफ़ करता हूँ आपने वो इतने सालों बाद इस अदलिया के मुंह से ये पैसे ले लिए, स्टे ऑर्डर उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। पता नहीं अदलिया इतने स्टे ऑर्डर देती क्यों और किस बुनियाद पे देती है। मैं तो बात कर रहा हूँ आपको, एक मैंने तबका बताया इस मुल्क में, एक इलीट है, सुपर इलीट है, रिच इलीट है, स्टिंकिंग रिच इलीट है, उसको टैक्स क्यों नहीं कर रहे? सामने हमारी आंखों के सामने फिर रहे हैं, उनकी टैक्स रिटर्न्स आपने कभी देखी हैं? मैं तो ये कर रहा हूं, मेरा सवाल ये है, एफपीआर यहाँ किस होता है? एफपीआर का वो इस तरह के जो एनॉमली केसेस होते हैं, जिस तरह का आपने जिक्र किया, और जो फॉरेन ट्रैवल लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं ये तमाम तर देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो आईआर का उनका विंग है, इनलैंड रेवेन्यू का, एफपीआर का, तो वो बिल्कुल अपना काम जारी और सारी रखे हुए है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करता है और वो फिर पूछता है, उनको नोटिस जारी करता है, और फिर अरेस्ट भी होती हैं, और वो फिर उनके बैंक अकाउंट जो है वो मुंजमद भी हो जाते हैं, और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके उसके पैसे जो है फ्रीज किए जाते हैं, और वो फौरी निकाल लिए जाते हैं। टैक्स की मद में जो कैलकुलेशन हुई होती है, टैक्स अदा होना है, तो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसे आ जाते हैं। जो जारी बात है, इसी तरह तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पूरे उस शॉर्टफॉल के निजाम जो है, निजाम में, इस निज़ाम में से बड़ी मछलियां और मगरमच्छ निकल जाते हैं, छोटी मछलियां फंस जाती हैं इस निज़ाम में। आप निज़ाम बदलने की बात करें ना, इंडिविजुअल केसेस का ना मुझे बताएं, मुझे पता है इंडिविजुअल केसेस जो हैं वो फिर किस तरह बैठ के छोड़ें आप। मैं इसीलिए एफपीआर मेरे बात पे भी इतराज हो जाता है सर। एफपीआर के रिफॉर्म्स इसीलिए नहीं, नॉट एट ऑल सर। मैं अफसार साहब, एफपीआर के रिफॉर्म्स इसीलिए, एफपीआर के रिफॉर्म्स के ऊपर वजीर आजम इतने टची हैं, वो यकीन जाने कि कई दफ़ा वो बात कर चुके हैं और डायरेक्शन दे चुके हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर। इसीलिए हमने जो ATIR के जो हमारा सिस्टम है, जो इनलैंड रेवेन्यू के अंदर एक फोरम है, उसके अंदर हमने कॉम्पिटेंट लोग लाए हैं ताकि वो करप्शन से पाक हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक जल्दी केसेस का फैसला और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब होने का। और देखते हैं कि जिस तरह मिलिट्री के इदारे ने अपनी धाक बिठाई है रीजन में भी और पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान के सिविलियन इदारे कितनी तेज़ी से अपने आप को बेहतर करते हैं और इस मुल्क को आगे लेके जाते हैं। ये सवाल हम रोज़ाना पूछते रहेंगे, रोज़ाना, ये जब भी हम कैमरे के सामने आएंगे पूछेंगे, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है और ये करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हमें ये छोटी सी जो विंडो मिली है एक अच्छा फील करने की, कॉन्फिडेंट फील करने की, ये बंद हो जाएगी और इसी वजह से ज़्यादा फिक्र भी है। वक्त ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, हिंदुत्व तअस्सुब दुनिया के लिए ख़तरा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हमारे आज के हॉट इशू का और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और हमारे आज का हॉट इशू है हिंदुत्व तअस्सुब दुनिया के लिए ख़तरा। सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए। क्यों, कैसे? वहाँ एक साबिक फ़ौजी मेजर गौरव आर्या जो अब वहाँ पे टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरान जंग कितनी गंदी गाली दी। अब आप देखें कि ये एक उनका दोस्त मुल्क है, ईरान हमेशा से दोस्त रहा है उनका,
और इसके बावजूद कि पाकिस्तान का हमसाया है, लेकिन ये इनकी इज्जत करते हैं अपने दोस्तों की भी, और जो इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। और देखिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को धमकी दे चुके हैं कि गोली मार दूंगा सबको मैं यहाँ पे, वो चीन के बारे में और उनके बारे में, चीन की कौमियत के बारे में उनके अंदर कितना तासुब है। छोटी आंख वाले गणेश जी, अब ये तंज करना, इस तरह मजाक उड़ाना किसी पूरी कौम का उनकी अपीयरेंस की बुनियाद पे, तो ये जो एक हिंदुत्व का नज़रिया है कि वो सबसे अच्छी रेस है, यही हम देखते हैं कि इजराइल के अंदर भी है और यही हिटलर के अंदर भी था। तो डॉक्टर आदिल साहब, आपने सुना कुछ और हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने फरमाया कि वो पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरत कर रहे हैं ट्रेड पे, इंडिया वाले भी आ रहे हैं, तो अगर ये ट्रेड करेंगे तो ठीक है, जंग करेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि खित्ते में इंडिया ने और इंडिया की लीडरशिप ने, सिविल मिलिट्री दोनों ने, एक जंगजुआना माहौल पैदा किया हुआ है। और वो कहते हैं कि वक्फा आया है ऑपरेशन सिंदूर में, जंग ख़त्म नहीं हुई और न्यू नॉर्म है ये अब। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये हिंदुत्व जो तासुब है, इससे कैसे फाइट किया जाए, कैसे इसको काउंटर किया जाए, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी? बहुत शुक्रिया अफसर साहब। देखिए, एक तो जैसे वाजे है आपकी गुफ्तगू से भी और जो आपने क्लिप भी दिखाए कि ये मसाइल हल नहीं हुए सीज़ फायर से, ये जंग जारी है। मुझे याद है जिस वक्त सीज़ फायर की बात हो रही थी तो आपसे ही बात होते हुए मैंने ये जिक्र किया था कि ये पॉज है, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। सो पहली चीज़ तो ये है कि हमें चौकन्ना रहना होगा और हमें अपने अहदाफ पे चौकन्ना रहना होगा। जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया तासुब, इस वक्त जो है, जो इंडिया के तासुब के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन केस बनाया जा रहा है वो खुद भारत बना रहा है। वो खुद उन बयानात से, उन टेलीविज़न क्लिप से, आप बहुत से और क्लिप हैं कि वो चाइनीज़ मेहमान को किसी प्रोग्राम में बुला के जो है वो जलील करते हैं और वो वापस रिटेलिएट करता है। तो इन अ वे जो एक तरह से गुडविल थी भारत की, और बड़ी बड़ी तगड़ी गुडविल थी गांधी के नाम पे, उसको डिस्ट्रॉय करने में जो सबसे एक्टिव प्लेयर है वो भारत खुद है। तो क्या करना चाहिए? गिव देम रोप टू हैंग देमसेल्व्स, उन्हें करने दें। पाकिस्तान का जो केस है वो पाकिस्तान का केस होना चाहिए। वॉट आई मीन बाय दैट इज कि ये वो वक्त है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया पे जाहिर करें कि हम वो नहीं हैं जो भारत है, कि हम उस लेवल पे नहीं जाते जो भारत है। अब तक जो था, एक तरह से भारत का अपर हैंड ये था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान के इमेज के अगेंस्ट एक एग्रेसिव पोस्चर लेके उस इमेज को तबाह करता था। इस वक्त पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है उस इमेज को रीबिल्ड करने की अपने एक्शन से, जैसे हमने पिछले महीने भी, इस महीने भी किया। ठीक है, ठीक है। एक्शन में आप एक तो सजेस्ट कीजिएगा क्या क्या है, और दूसरा मैंने ये पूछना था, आपने कहा कि गिव देम रोप लॉन्ग इनफ, ठीक है, मान ली बात। लेकिन रोप तो उनके पास बहुत लंबी है, लेकिन उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते या हम दुनिया को दिखा नहीं पाते। जैसे उन्होंने अमेरिका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की, कनाडा में की, पाकिस्तान में की। ये चीज़ें पाकिस्तान का जो वफ्द जा रहे हैं बाहर, उनको ये चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए कि इंडिया का तो ये रिकॉर्ड है खुद अपना हुकूमत की तरफ से कि पूरे ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अमेरिका में FBI इसकी इन्वेस्टिगेशन करती रही है, कनाडा ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, और वो सिखों के ख़िलाफ़ है, जो कि हिंदुत्व का नज़रिया यही है कि सिर्फ अपर क्लास हिंदू हैं वो सबसे बेहतर नस्ल है। तो ये चीज़ें कैसे करे पाकिस्तान, क्या एक्शन ले? देखिए, मेरी इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन सी व्यू है, शायद इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया को ये पता है और इसका जिक्र भी आएगा और हमारी गुफ्तगू में जिक्र आ जाए तो आना चाहिए भी है। लेकिन इसको महवर नहीं होना चाहिए। महवर ये होना चाहिए कि यार, वी आर नॉट व्हाट दे आर। अच्छा, देखा ना आपने, अगर किसी की तासुब को हाईलाइट करना है तो एक तरीका ये है कि उसके तासुब की कहानियां सुनाए। दूसरा तरीका ये है कि यू डेमोन्स्ट्रेट कि हम कितने मुख्तलिफ हैं, राइट? एंड इस वक्त पाकिस्तान, तो हम कितने मुख्तलिफ हैं, ये कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए? क्योंकि हमें तो पेंट तो बुरा किया गया है ना जी। एक जो हमें पेंट किया जा रहा है उसकी एक तो सबसे पहले उसको डिफाई किया जाए, उसे डिनाई किया जाए। ये जो कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, इसको यकीनन आप स्प्रिंकल करें उस गुफ्तगू में। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि उसको महवर हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना, हमें पाकिस्तान सेंट्रिक होना है। पाकिस्तान सेंट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर हमने इंडिया की बात करनी है तो आर आर्गुमेंट है कि यार, भारत को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम अब भारत को ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यके बाद दीगरे, बिला सबब, बिला सबूत
वो एक एग्रेसिव पॉस्चर लेता है और वो ये जो तासुब है ना सिर्फ अपने मुल्क में अब खित्ते में फैला रहा है। सो अगेन व्हाट दैट आर्गुमेंट डज इज इट सेज कि हमारे खदशात क्या हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए और हम कर सकते हैं कि हम टेरर के विक्टिम हैं। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा केस है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। जो वो सारी दुनिया में इस वक्त फिर के जो कह रहा है, अगर आप गौर से सुने, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज इक्वल टू टेरर। दैट इज द केस वी हैव टू डिनाई एंड से यार ये देखो, ना सिर्फ हम विक्टिम हैं, ये वो लिस्ट है जो हमारे यहाँ हुई और ये वो लिस्ट है जो हमने किया। ये वो केसेस हैं जो कोर्ट में गए, ठीक। जिन लोगों को जेल हुई। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने खत्म किया। ये वो जगहें हैं जिनको हमने ठीक है। तबाह किया। ये वो एक्शंस हैं। सो अगेन आपको अगर याद हो, मेरा जो मॉडल है ना, कि अगर आपको जो ये जो जंग थी उसके दरमियान जो इंडिया की ब्रीफिंग होती थी और पाकिस्तान की, उसमें फर्क ये था कि पाकिस्तान की ब्रीफिंग बड़ी फैक्ट बेस्ड, बड़ी फोरेंसिक, बड़ी एविडेंस बेस्ड होती थी। आई थिंक दैट इज द केस वी नीड टू ठीक। मेक, क्योंकि अभी भी देखिए हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ब्रांड तगड़ी है, पाकिस्तान की निस्बतन कमजोर है। सो आर आर फोकस हैज टू बी कि हमें अपनी ब्रांड को मजबूत करना है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग कि यार आओ देखो, आपको अगर यकीन नहीं है तो प्लीज कम एंड हैव अ लुक कि वी आर ए नॉट व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, एंड बी हम उस तासुब ज़दा नहीं है जिसपे उस वबा के में मुब्तला नहीं है तासुब की जिसमें भारत है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इंडिया का ब्रांड अभी भी मजबूत है, वो तो है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ अभी पिछले एक महीने के अंदर अंदर इंडिया के मौक़िफ़ को बहुत ममालिक ने उसका साथ नहीं दिया, तो जिससे ज़ाहिर है कि इंडिया को एक ज़ख्म भी पहुंची है। तो ये कितनी हमारे लिए बेहतर एक अलामत है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगेन आई रिपीट, जो हमने पहले भी बात की कि इंडिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो जो दुश्मन है वो भारत खुद है, और उनके एक्शंस हैं, उनका मीडिया है, उनकी ये गुफ्तगू है, उनका ये तासुब है। क्योंकि दुनिया अगर खामोश भी रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रही होती, ऐसा नहीं है कि वो भूल गई है कि कनाडा में ठीक। क्या हुआ, ऐसा नहीं कि वो भूल गई है कि ठीक। ये सारी चीजें क्या है। सो दे अंडरस्टैंड, और हमने क्लियरली देखा मई के शुरू में कि दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। अब दैट डजंट मीन कि दुनिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, कुछ हमारे दोस्तों ने दिया। नाउ इज द टाइम टू बिल्ड जी। ऑन दैट। और उससे मेरी मुराद ये है, जो मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कि देखिए अभी भी भारत जो है ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है। सो जो गुफ्तगू ठीक जो है। आपने शुरू में जिक्र किया, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो ट्रेड की बात करना चाहूँ, ट्रंप का फोकस सर्टनली ट्रेड पे। सो वी हैव टू बी क्लियर टू ऑल्सो ऑफर समथिंग कि यार ये ट्रेड है जो हम कर सकते हैं, ये तरीका है जिससे हम आपके साथ ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। देखिए भारत की जो पावर है ठीक है। वो हिस्टोरिकली उनके इमेज से आती थी, गांधी शादी से आती थी। इस वक्त जो उनकी पावर आती है वो उनकी इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक क्लाउड से आती है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, राइट। दैट इज द पावर दे वर यूज। वो ट्रेड को अगर ठीक है। वेपनाइज कर, अच्छा। तो हमें ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है कि यार हम भी जो है 250 क्वार्टर बिलियन लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, दिस इज अ मेजर मार्केट, हियर इज हाँ व्हाट बिल्कुल वी ऐसा कैन है। डू, राइट। हमें ठीक। हमें आखिर अगेन में बिल्कुल मुझे सिर्फ ये फोरेंसिकली बता ये दें। कहना है कि हम इस तरह आपकी मदद कर सकते हैं ट्रेड में। ठीक, अब हम हैं, अमेरिका को ये कहना है। अमेरिका को ना सिर्फ अमेरिका को, बाकियों को देखें। इस वक्त जो दुनिया जो घूम रही है उसमें पता नहीं अमेरिका कब तक है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। ट्रंप साहब के जो हरकतें हैं उनका ठीक। क्या नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, ये इसका तो फैसला इसमें वक्त ठीक है, करेगा। तो सो वी हैव इस टू जो हेज आप आवर अभी बेट्स। आपने आखिर यूरोप में के बात साथ भी की हमें है, करना है, चीन इस के साथ सूरत भी हाल में करना कि है, हमारे रशिया लिए के साथ ज़्यादा भी अहम करना नहीं है कि चीन के साथ हम चीन के साथ अपनी तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करें और अपनी इकानमी को बेहतर करें, फोकस करें। है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ इस नुआंस के साथ, ना सिर्फ चीन के साथ, हर एक के साथ। ये वक्त नहीं हर है एक कि के आप साथ। टीमें ठीक है। ठीक। कि मैं इसकी साइड ठीक। पे हूं या उसकी साइड पे हूं। इसमें एक खतरा भी है। ओके देखिए ओके भारत आपके ओके। खिलाफ क्या आर्गुमेंट इस्तेमाल करेगा, भारत भी जाएगा ना, सिर्फ हम तो नहीं जाके बात करेंगे। हाँ भारत बिल्कुल कहेगा, सही भारत है। जो ऑलरेडी आप उनकी गुफ्तगू से है कि यार ये तो जो है ना वेसल स्टेट है चीन के, और चीन क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता है, राइट। दैट इज व्हाट भारत इज गोइंग टू ट्राई टू से।
नाउ यू हैव टू आर्ग्यू कि बहुत नहीं शुक्रिया यार, डॉक्टर हम जो आदिल। हैं हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते। हम अफ्रीका के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूरोप के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम चीन के साथ भी करना चाहते हैं, तुर्की के साथ भी करना चाहते हैं, अमेरिका हमारा पुराना पार्टनर है ठीक। उसके साथ भी करना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा वो माय आर्गुमेंट हैज बीन कि ये वक्त जो है नीवे नीवे रहने का है। जब दुनिया में ये तगय्युर ठीक आ रहा है, होता है ठीक। पावर्स में, तो आप साइड नहीं पुकते छोटे प्लेयरों के, आप ठीक, यूजफुल होते ठीक हैं है। हर अच्छा, प्लेयर आपने के लिए, ताकि जहां भी जिस करवट भी दुनिया बैठे, यू आर सीन एज ए यूजफुल प्लेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने का, और नीवी नीवे रह के आपने जो कहा है लाहौरी स्टाइल में, वो बिल्कुल सही पॉलिसी है पाकिस्तान की, और ऐसी होना चाहिए। इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सेंट्रिक तमाम हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, भारतीय हुकूमत तनकीद की जद में क्यों। और वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का, और पप्पू को इंडिया में गालियां क्यों पड़ रही हैं। मोदी की डिप्लोमेसी, पप्पू है मोदी भी इंडिया का, और बहुत हिंदुत्व के नजरिए को उसने प्रमोट किया। उसके साथ अमित शाह, उसके साथ अजीत डोवल और उसके साथ राजनाथ सिंह। इनकी जितनी भी मिलिट्री डिप्लोमेसी थी या इनकी जितनी भी फॉरेन डिप्लोमेसी थी, उसके ऊपर सख्त तनकीद हो रही है। और यहाँ तक कि क्वाड एक ऐसा एक 4 ममालिक का इत्तेहाद था जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, और उसमें की फिगर था इंडिया कि वो चीन के मुखालिफ इन तमाम ममालिक की मदद करेगा। लेकिन इस जंग के बाद, पाक भारत जो जंग हुई है, इसके बाद तीनों ममालिक का इंडिया पे एतमाद ख़त्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डायरेक्टली अमेरिका के साथ और चीन के साथ अपने ट्रेड ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। तो प्रैक्टिकली क्वाड जो है वो मर चुका है, और इसी वजह से इंडिया में मोदी के ख़िलाफ़ और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त तनकीद जारी है। और उसकी वजह यह भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में इन 4 ममालिक के अलावा किसी और ममालिक ने भी भारत के मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। और कुछ सालों से मोदी ये दावा कर रहे थे कि वह साउथ ग्लोबल के लीडर और आवाज़ हैं, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि इंडिया में उनकी स्टोरी नहीं बिक रही। और एक जो बहुत बड़ी तनकीद मोदी पे हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिस वक्त तमाम दुनिया का दौरा कर रहे हैं, उन ममालिक का शुक्रिया दोस्त ममालिक का जाके अदा कर रहे हैं जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। इंडिया का पप्पू मोदी वो वहीं पे सियासी जलसों से खिताब कर रहा है, उसको अपनी सियासत की फ़िक्र है, उसको रियासती इंतखाबात जीतने की फ़िक्र है। वो पहलगाम में उन मरने वाले लोगों के घरों पे नहीं गया, बल्कि वो वापस सऊदी अरब के दौरे को शॉर्टकट करके वापस आया, तो वो सीधा बिहार में एक सियासी जलसे से खिताब करने गया। तो ये कांग्रेस जो है वो भी सख्त तनकीद कर रही है, और उसके अलावा दूसरी सियासी जमातें भी बहुत सख्त तनकीद कर रही हैं। और अब तो भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई, वहाँ की एयरफोर्स, वहाँ की फ़ौज ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए और उनकी एयरफोर्स की हालत बहुत। तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया के अवाम को चाहिए कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को समझाएं, वरना उसे फारिग करके कोई बेहतर वज़ीर-ए-आज़म लेके आएँ जो दूसरों को धमकियाँ ना दे और इंडिया की इस तरह बदनामी ना करे पूरी दुनिया में। गुड नाइट।